नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी कैबिनेट की मंजूरी के बाद नगरीय निकायों में 3601 पदों पर होगी भर्ती, निगम में भी होंगे बदलाव। गांवों के सशक्तिकरण में साकार होगा विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का सपना। सीएम योगी ने कहा, देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सरकार संकल्पित। वाराणसी कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चलेगा केस। पिछले साल अमेरिका में बोले थे, क्या सिख को भारत में पगड़ी कड़ा पहनने का अधिकार है। 24 नए जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिए नए जज। चीफ जस्टिस के अलावा जजों की संख्या 109 हो गई। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। करीब 3 करोड़ रुपए के बिल में बचेंगे 113 करोड़ रुपए। यूपी पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी पशु तस्कर ढेर। दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुरुग्राम सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से, जहां इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई। आपको बता दें, इसमें 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, इस कार में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो गुरुग्राम के झाड़सा चौक के पास ये हादसा हुआ है। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी नंबर थार से ये हादसा हुआ। तो गुरुग्राम सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, इस कार में 6 लोग सवार थे और 5 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई। तो तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ है। थार में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो यूपी नंबर थार से यह हादसा हुआ है। गुरुग्राम सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर यह हादसा हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से। तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां यूपी नंबर थार से ये हादसा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से इस हादसे की जानकारी मिल रही है, 6 लोग, माफ कीजिएगा, गीतू हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। गीतू, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ये हादसा हुआ है, 6 लोग इसमें सवार थे, 5 लोग की मौत हो चुकी है। जो 1 लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है और पूरी जानकारी क्या है, इसको लेकर आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए गीतू। गीतू, हमारी आवाज आप तक आ रही है? गीतू से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और यह अहम जानकारी आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां गुरुग्राम सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर यह हादसा हुआ है। और आपको बता दें, इस थार गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई और इसके बाद यह हादसा हुआ है।
और ज़्यादा जानकारी के लिए गीतू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गीतू, जिस तरीके से इस हादसे की जानकारी मिल रही है, 6 लोग सवार थे, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जो 1 लोग हैं उनकी स्थिति क्या है, कहाँ इलाज के लिए भेजा गया, और पूरा अपडेट क्या है इस खबर पर आपके पास? गीतू। तन्वी जी, एक प्रोग्राम के झाड़सा चौक पे हाईवे पे हादसा हुआ है। जो ब्लैक कलर की थार बताई जा रही है वो यूपी नंबर बताई जा रही है, जिसमें 6 लोग सवार थे, 3 महिलाएं थी और 3 जो है पुरुष थे, और उनमें 5 की मौत हो चुकी है और एक की गंभीर हालत बताई जा रही है। और जो ब्लैक कलर की थार थी वो डिवाइडर से टकराई है, यूपी नंबर थार थी वो। ठीक है गीतू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई और उसी के चलते ये हादसा हुआ है। आपको बता दें, थार में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय बलरामपुर दौरा शुरू हो चुका है। मां पाटेश्वरी स्कूल हेलीपैड पर शाम करीब 5:30 बजे लैंडिंग होगी। 5:35 पर देवी पाटन मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। 28 सितंबर यानी कल गौ सेवा व पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें, नवनिर्मित पॉलिटेक्निक का उद्घाटन करेंगे। निर्माणाधीन मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी करेंगे और इसके बाद दोपहर 12 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो घुघुलपुर में होगा पॉलिटेक्निक उद्घाटन कार्यक्रम। 2 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम आगमन को लेकर प्रशासन सतर्क है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का 2 दिवसीय बलरामपुर दौरा। मां पाटेश्वरी स्कूल हेलीपैड पर शाम करीब 5:30 बजे लैंडिंग होगी। 5:35 पर देवी पाटन मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, 28 सितंबर यानी कल गौ सेवा व पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नवनिर्मित पॉलिटेक्निक का उद्घाटन करेंगे। तो 2 दिवसीय बलरामपुर के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
और अब आपको सीधा ले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल अगर आप आपको अपने पास समेटता है। बाद अमेरिका का नंबर आता है, उससे थोड़ा सा कम, इसके बाद कनाडा उससे थोड़ा सा कम, इसके बाद ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और मैं भारत। यानी भौगोलिक दृष्टि से दुनिया के अंदर हम 7वें स्थान पर, लेकिन कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिस देश में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 60% भूभाग ऐसा है जिसमें अच्छी खेती हो सकती है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है और मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए बसने के लिए उत्तम परिस्थिति मौजूद है। जबकि दुनिया के अंदर बाकी जितने भी देश हैं उनके टोटल क्षेत्रफल का कुल 20% भूभाग ही ऐसा है जिसमें वे खेती बाड़ी कर सकते हैं, मानवीय सभ्यता बच सकती है। तो भारत इस देश से दुनिया के अंदर सबसे सौभाग्यशाली है। तो सब दुनिया के अंदर सबसे उर्वरा भूमि भी भारत रखता है। अगर आप देखें कि उर्वरा भूमि की दृष्टि से अमेरिका हो सकता है कि भारत की तुलना में काफी बड़ा हो, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा हो, लेकिन कृषि योग्य की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उसमें और भारत में लगभग बराबर बराबर हम खेती बाड़ी योग्य भूमि दोनों के पास है। हमसे कई गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से। रूस भी बहुत बड़ा है, लेकिन खेती योग्य भूमि का भारत के समकक्ष रखता है, भारत से ज्यादा नहीं रखता। चीन पीछे है, रूस पीछे है, ऑस्ट्रेलिया और पीछे है, और भी पीछे है। यहां पे खेती बाड़ी योग्य उत्तम भूमि थी, अच्छे संसाधन थे, प्रकृति और परमात्मा की कृपा थी, तो मानवीय सभ्यता भी यहां पे फली फूली आगे बढ़ी, खूब विकसित हुई। हर क्षेत्र में भारत ने खूब प्रगति की। कहते हैं 11वीं सदी में भारत की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़ की पॉपुलेशन भारत के अंदर रह रही थी। बाद में विदेशी आक्रांताओं ने, तमाम प्रकार के हमलों ने, फिर यहां पर आबादी जो भी थी भारत के अंदर, ये केवल कृषि पर निर्भर नहीं थी। कृषि के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योगों का भी एक बहुत अच्छा तंत्र के अंदर मौजूद था, बहुत अच्छा तंत्र मौजूद था। ये दोनों मिलाकर के दुनिया को भारत की आर्थिक गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 40% थी। 11वीं सदी तक आते आते ये घट करके 30% तक पहुंचा।
आज से 300 वर्ष पहले आप सदी में पहुंचते हैं, भारत की हिस्सेदारी घट करके 25 पहुंची। 1947 आते आते ब्रिटिश कालखंड के अंदर तो भारत लघु और कुटीर उद्योगों को पूरी तरह बंद करवा दिया गया। भारत के अंदर होने परंपरागत खेती, जिसको आप प्राकृतिक खेती कह सकते हैं, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड की कोई आवश्यकता नहीं थी। लोगों के पास उत्तम पशुधन था, माध्यम से जो लोग खेती बाड़ी करते थे, साथ साथ आधी से कम पे निर्भर थी, शेष अन्य लोग अन्य प्रोडक्शन के कार्यों के साथ जुड़े हुए थे, लघु उद्योगों के साथ जुड़े हुए थे। परिणाम क्या था? भारत धन धान्य से पूर्ण था। ब्रिटिशर ने खेती में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड भारत के अंदर भेजा। एक बार, दो बार रिजल्ट उसके अच्छे आए, लेकिन बाद में भारत की खेती बाड़ी को भी चौपट करना शुरू किया। उसका बाद लघु और कुटीर उद्योगों को लूट करके लेके गए। कहते हैं ब्रिटिशर भारत से $32 ट्रिलियन की बराबर का सोना इससे लूट करके लेके गए हैं। ये रास्ता क्या होती है, कैसे उन्होंने भाग करके अपने आप को समृद्ध किया है, ये उसका नमूना है, और उद्योग धंधों को समाप्त किया। कौन नहीं जानता भारत टेक्सटाइल का भी हब था। भारत के अंदर वह सब कुछ था जो दुनिया को चाहिए था, दुनिया के पास नहीं था। दुनिया विश्वविद्यालय भी भारत ने दिया था। तक्षशिला उसका केंद्र था। तक्ष महाराज भरत के पुत्र थे, भगवान राम के अनुज पुत्र, उनके नाम पर वहीं पर दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनि का जन्म भी हुआ। ये वही तक्षशिला विश्वविद्यालय ने इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जिसने दुनिया की छाप छोड़ी थी। वहीं पे चरक हुए, जो दुनिया का पहला चिकित्सक, आयुर्वेद ग्रंथों की रचयिता जिन्होंने रचे थे, इसी विषय रचे थे। यही विश्वविद्यालय है जिसने दुनिया को पहला मेडिकल का सर्जन सुश्रुत के नाम पर दिया था। आयुर्वेद के उनके ग्रंथ इसी विश्वविद्यालय में रचे गए थे। और इसी विश्वविद्यालय में जीवक नाम का एक वैद्य भी था, राजवैद्य जिन्हें कहते हैं। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में कहते हैं कि उनके कोई सानी नहीं। उनके बारे में कहते हैं युवक को अपना अध्ययन पूरा करके वापस आना पड़ा, तो अपने आचार्य के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं अपने देश वापस आता हूं, मुझे बहुत वर्ष हो गए हैं, मैंने अपना अध्ययन पूरा। तो उनके आचार्य ने कहा कि तुम्हारी परीक्षा ले लो। उन्होंने कहा मैं ही तो अनुमति चाहता हूं, अनुमति मिले तो मैं फिर अपना आगे की व्यवस्था का संचालन करूं। उन्होंने कहा ठीक है, बताओ इस सामने जो जंगल है, इस जंगल में जाओ और कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसमें औषधीय गुण न हो। कहते हैं जीवक तक्षशिला के आसपास के जंगलों का छान फांकते हैं, एक एक जगह जाते हैं, जंगलों में 15 दिनों तक व्यतीत करते हैं, और 15 दिनों के बाद जब वापस आते हैं, उन्होंने अपने आचार्य के सामने विनम्रता के साथ कहा कि ना बोलो अनौषध है, यानी कोई भी वनस्पति जिसमें औषधीय गुण न हो। तो यही बात आचार्य ने उनसे कही।
अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषध है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। यानी कोई मंत्र अक्षर ऐसा नहीं जिसमें मंत्र बनने ना हो, कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें गुण न हो, और कोई मनुष्य अयोग्य नहीं अगर है, इसका मतलब कोई योजक नहीं है। और ये योजक नहीं है, यही हम कह रहे थे, जब बेभ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन से करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर देते हैं। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बोला था, इन्हीं ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो नारों से समाज को गुमराह करते हैं। भारत जो प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का, जब 1947 में यह देश स्वतंत्र होता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में का कभी हिस्सेदारी 40% हुआ करती थी, 2% तक सीमित रहे, मात्र 2%। आगे की यात्रा आपके सामने आपने देखी होगी। पिछले वर्षों में आपने बदलते हुए भारत को देखा। भारत 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था तक सीमित रह गया था, आज दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था है, और इस वित्तीय वर्ष के अंत में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, अंदर सबसे अधिक आर्थिक विकास के साथ भारत बढ़ रहा है। जब भारत आगे बढ़ रहा है तो भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य आंखें मूंद करके चुपचाप नहीं बैठ सकता। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भी अपेक्षाएं हैं, उनकी तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।